भारी गोलीबारी, सरहदी लोगों को हो रहा है जान माल का नुकसान। कांग्रेस की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन ने लगाए राहुल गांधी पर आरोप, कहा राहुल के कारण रुक गई कई बड़े प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के बीच गतिरोध हुआ खत्म, जल्द बन सकती है सरकार, कई मुद्दों पर बन सकती है सहमति। बीजेपी के सवालों पर आपका पलटवार, कहा सार्वजनिक बहस से भाग रही है बीजेपी, बहस करे तो देंगे सभी सवालों के जवाब। एस जयशंकर की नियुक्ति को लेकर लगातार हो रहे हैं खुलासे। एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाने में सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बड़ा हाथ। और व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने दिया अजीबोगरीब बयान, तालिबान को बताया सिर्फ विद्रोही संगठन, कहा आतंकी संगठन नहीं है तालिबान। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर बीती रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी गोलीबारी की और 8 सीमा चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें जम्मू जिले के अरनिया कस्बे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकी भी शामिल है। इस घटना में 3 लोग जख्मी हो गए। रात 8:45 के दौरान पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर आरएसपुरा और अरनिया सब सेक्टर में सीमा चौकियों पर गोलीबारी की। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तानी बलों द्वारा आधा दर्जन से ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेना ने बीती रात जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास करीब 6 से 8 उग्रवादियों के एक समूह की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू जिले के जाबावाल इलाके में बीती रात 7 से 8 संदिग्ध उग्रवादियों को भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते देखा गया। सर एक्चुअली बड़ी बुरी हालत है, तो इतनी फायरिंग हो रही है कि हद से ज्यादा भी तक बाहर फायरिंग हो रही है। हमने जैसे उठाया इनको, दुकान खोली, दुकान के अंदर इनको ले गए, फिर वहां पे 15-20 मिनट रख के बाद फिर जल्दी जल्दी हमने इधर पहुंचाया। बड़ी मुश्किल से सर बहुत बुरी हालत है। हम तो अफसोस कर रहे हैं कि हमने कहाँ जन्म लिया, कहाँ हम रह रहे हैं। अभी कभी हमने खाना नहीं खाया, लेकिन इतने छल आए पाकिस्तान से कि बुरी हालत होगी सर हमारी। 3 आदमी, तो एक तो हमारा सीरियस है, अभी अभी आपने भेजा, देखा आपने। दुख की बात है कि क्या हो रहा है इंडिया में, कहाँ चली गई हमारी जितनी शक्ति है, कहाँ चली गई है। ये सब शो अब हो रहा है, दिल्ली में ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कहा जाए कि पाकिस्तान लगातार जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उसके पीछे घुसपैठ की उसकी कोशिश है? बिल्कुल ललित, पाकिस्तान के लिए बौखलाहट की स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से भारत की तरफ से रिटेलिएशन और जिस तरीके से सीमा पर निगरानी एलओसी पर सेना कर रही है और आईबी पर बीएसएफ कर रही है, उससे बौखलाहट जो है सीधी सीधी पाकिस्तान के ऊपर है। और कारण है कि पाकिस्तान जब इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश करता है मिलिटेंट्स को, वो फायर देने के लिए सीज फायर का उल्लंघन करता है। लेकिन जब वो कवर फायर देने के लिए सीज फायर का उल्लंघन करता है, यहाँ से भारत की तरफ से जोरदार और माकूल जवाब दिया जाता है। पाकिस्तान लगातार बौखलाता जा रहा है, उसकी बौखलाहट में आकर के फिर वो रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाता है। कल भी ऐसा ही हुआ था। शुरुआत दौर पे उन्होंने एलएनजी और एमएमजी चलाया, लेकिन जिस तरीके से भारत की तरफ से रिटेलिएशन हुई, उसके बाद वो बौखला गए और उसके बाद उन्हें बड़े गोले डाल गए। विनोद, पहले देखा जाता था कि घुसपैठ की कोशिश में कहीं ना कहीं इस तरह की फायरिंग पाकिस्तान करता आ रहा है, लेकिन अब तो उसने पूरी स्ट्रेटजी एक बदल कर रख दी। अब वो सामान्य नागरिकों को सीधा टारगेट कर रहा है। जी ललित, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि पहले पाकिस्तान कोशिश करता है कि छोटे फायर किए जाए एलएनजी और एमएनजी, ताकि उसकी कवर दिया जाए
जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो लॉन्चिंग पैड पे लंबे समय से बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की आर्मी पर भी, पाकिस्तान के रेंजर्स पर भी, पाकिस्तानी सेना का ये प्रेशर रहता है कि किसी तरीके से जो जो मिलिटेंट लॉन्चिंग पैड पे है उसको आप इन्फिल्ट्रेट क्यों नहीं करवा पा रहे हो। इस रणनीति के तहत वो पहले शुरुआती दौर में तो हल्के गोले चलाते हैं जैसे MMG और LMG, और उसके बाद जब भारत की तरफ से रिटेलिएशन होता है, बड़े जोरदार तरीके से रिटेलिएशन होता है, उसके बाद वो बौखलाहट में आकर के रिहायशी इलाकों को टारगेट बना रहे हैं। विनोद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त के हालातों के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी फायरिंग की कोई खबर आई है? इस वक्त लोगों में दहशत बनी हुई है। सब सेक्टर आरएसपुरा के सब सेक्टर रडिया सेक्टर में ये लोगों में दहशत बनी हुई है कि क्या पाकिस्तान एक आग दोबारा से शुरू करता है, लेकिन फिलहाल अभी कोई ऐसी फायरिंग की खबर नहीं आई है। लेकिन उनको है कि अगली रात कैसे बीतेगी और आने वाले दिनों में क्या होगा, ये दहशत उनके दिलों में घर कर गई है और ये निकालना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉम्प्टली एक्शन करती है। जैसे 3 लोग घायल हुए थे, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज को अलर्ट कर दिया गया था, उसने यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम पूरे तरीके से कर रही है। लेकिन ये जो लोगों में दहशत बनी हुई है वो उनके दिल से निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। विनोद, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है और सिविलियंस को वो टारगेट कर रहा है, तो क्या प्रशासन ने ऐसे कोई एहतियात कदम उठाए कि जो लोग बॉर्डर के नजदीक रहते हैं उनको किसी सुरक्षित जगह पर उन्हें आसरा दिया जाए? एक तो लॉन्ग रन जो पॉलिसी है वो ये है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि उनके लिए सेफर प्लेसेस पे 5-5 मरले के प्लॉट जो हैं आइडेंटिफाई किया जाए। उसमें एक और है कि बाकायदा एक कॉलोनी बनाई जाए इनकी, जहां पे जब सीज फायर का उल्लंघन होता है उनको वहां पे रखा जाए और वहां बाकायदा सारी फैसिलिटीज दी जाए, बिजली, पानी, एजुकेशन एंड हेल्थ। दूसरा, अभी से जो रिसेंटली सीज फायर वायलेशन लगातार हुआ है, इसको देखते हुए कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ एज ए कैंप्स, और जैसे ही वहां पे सीज फायर का उल्लंघन होता है उन लोगों को वहां पे कैंप्स में लाया जाता है। कैंप्स में सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई होती है और खुद कंसर्न DC उसको मॉनिटर करते हैं और जो लोग वहां से आते हैं उनके लिए खाने पीने की। चलिए विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीए सरकार के दौरान पर्यावरण मंत्री रही जयंती नटराजन कांग्रेस से इस्तीफा दे सकती है। उन्होंने साथ ही एक बड़ा खुलासा भी किया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी उनके काम में दखल देते थे। खास प्रोजेक्ट्स में पर्यावरण की मंजूरी के लिए राहुल ने कई बार उन्हें संदेश भेजते थे। नटराजन का आरोप है कि मनमोहन कैबिनेट के कई सदस्य भी बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए उन पर दबाव डालते थे। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक नटराजन ने सोनिया गांधी को भी एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि पर्यावरण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी न देने के लिए उन पर राहुल गांधी की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि उनके इस्तीफे देने के बाद राहुल गांधी के दफ्तर की ओर से उनके खिलाफ मीडिया में प्रचार किया गया। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इससे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको वो सुना देते हैं। पहले अफवाह माना जाता था वो अब सत्य साबित हुए हैं। यूपीए सरकार इस देश का संचालन किस प्रकार से 10 वर्ष करती रही है, ये इसकी सच्चाई इस पत्र से प्रकट हुई है। किसी भी सरकार के संचालन में अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती है, देश का विकास किस प्रकार से होता है, ये सबसे प्रमुख रहता है। पर्यावरण संबंधित अनुमतियां मिलना, उसमें वर्षों वर्ष लग जाएं, मनमानी के साथ किसको देनी है किसको नहीं देनी, पर्यावरण की परमिशन, इसके संबंध में अफवाहें थी वो अब सच साबित हुई है।
इसकी एक कानूनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुकूल देनी चाहिए, लेकिन मनमानी से दी जाए। पार्टी का हित किसमें है और पार्टी की इच्छा किसमें है, सरकार और कानून ये तय ना करे, लेकिन पार्टी तय करे। प्रधानमंत्री और सरकार उसमें मूक दर्शक रह जाएं। इस आधार पर ये अनुमतियां दी जाती थी या रोकी जाती थी। चलिए अब बात एक बार फिर जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी मिलकर सरकार बना सकते हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं ने बुधवार को ऐसे संकेत भी दिए। इनका कहना है कि सरकार के गठन के लिए दोनों पार्टियों के बीच बातचीत जारी है और सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बीजेपी और पीडीपी नेताओं ने बुधवार को अलग से राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने की दिशा में हो रही प्रगति की जानकारी दी। बीजेपी की ओर से अगर बात करें तो आर माधव ने राज्यपाल एनएन वोरा से मुलाकात की। जुगल किशोर शर्मा और निर्मल सिंह ने मिलकर यह कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू में उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जितेंद्र सिंह का गुजरात दौरा रद्द कर उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारा संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कहा जाए कि जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था रियासत की आवाम को कि उन्हें जल्द उनका मुख्यमंत्री मिलेगा, सरकार बनेगी, क्या कुछ कहा जाए कि क्या वाकई बीजेपी और पीडीपी में सरकार बनाने को लेकर सहमति बन चुकी है? जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से जो बातचीत तो घटनाक्रम घट रहे हैं, अभी रिसेंटली राम माधव जो राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। और दूसरी ओर जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि मैंडेट की कदर करनी चाहिए, आवाम ने जो मैंडेट दिया है उसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकते, और यही सब वजूहत लग रहा है। और जो विधायकों की बैठक राम माधव ने ली है, उस बैठक में खुले खुले संकेत दिए गए हैं कि 9 तक सरकार बन सकती है, यानी 9 तक सरकार बन सकती है। ये हम सब जानते हैं कि 7 को राज्यसभा की 4 सीटों को लेकर के जम्मू में इलेक्शन है और 7 को ही दिल्ली में भी इलेक्शन है। जब इलेक्शन हो जाएंगे तो इनकी जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। विनोद, कुछ अड़चने थी, कुछ सवाल थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कोई कंप्रोमाइज करती नहीं दिख रही थी, चाहे वो एस्पा का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान से बातचीत को लेकर। क्या वाकई उन तमाम मुद्दों को इस बातचीत के जरिए हल कर लिया गया है और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है ताकि सरकार बनने के लिए जो सरकार बन रही है उसमें किसी तरह का कोई रोड़ा ना अटक जाए? जी ललित, इस ट्रैक 2 पे अभी बातचीत चल रही है। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी जो हार्ड स्टैंड है उसको डिल्यूट करना पड़ेगा। अगर उनको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए अपने जो कोर इश्यूज हैं उनको डिल्यूट करना पड़ेगा, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि रियासत में सरकार बनाने के लिए दोनों को ही अपना जो एटीट्यूड है उसमें बदलना पड़ेगा। इसको लेकर के बातचीत भी चल रही है। हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नई मख्तर है, जिनको अथॉराइज किया गया है कि आप ही फॉर्मेशन को लेकर के बातचीत करेंगे, उन्होंने भी इस चीज को माना। उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी, सरकार असूलों की सरकार होगी, यानी कहीं ना कहीं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अब चाहती हैं सरकार बने और अपने हार्ड स्टैंड को थोड़ा सा डिल्यूट किया जाए और आवाम को डिलीवर किया जाए। विनोद, सवाल यह भी है कि क्या जब सरकार बनेगी तो क्या वो वाला फार्मूला अपनाया जाएगा जो कांग्रेस और पीडीपी ने जब 2002 में सरकार बनाई थी कि 3 महीने के लिए इनका सीएम होगा और 3 महीने के लिए उनका? क्या ऐसी कोई डील हुई है कि 3 महीने के लिए पीडीपी का सीएम और 3 साल के लिए पीडीपी का सीएम और अगले 3 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री होगा, या फिर 6 साल के लिए एक ही मुख्यमंत्री होगा? देखिए ललित, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, जो भाजपा के सूत्र बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाजपा ने कह दिया है कि जो कुछ मंत्रालय उन्होंने मांगे हैं और ये कहा है कि 6 साल के लिए मुफ्ती साहब अगर चीफ मिनिस्टर बनना चाहें तो कोई इशू नहीं, लेकिन उसमें एक कुछ विधान परिषद की सीटों को मांगा गया है, कुछ राज्यसभा की जो 2 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में चलनी चाहिए। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख करके ही भारतीय जनता पार्टी बातचीत को आगे बढ़ा रही है। चलिए विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बीजेपी की तरफ से पूछे गए 5 सवालों पर अब आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन बीजेपी को सार्वजनिक बहस में आना पड़ेगा।
आप नेता योगेंद्र यादव ने बीजेपी के सवालों को पुराने सवाल बताया और कहा कि उन्हें बीजेपी से ऐसे सवालों की उम्मीद कतई नहीं थी। बीजेपी की तरफ से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछे गए 5 सवालों का जवाब देते हुए आपके वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य समिति के सदस्य योगेंद्र यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया। योगेंद्र यादव ने कहा है कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि बहस से भागने वाले लोग अब उल्टे सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी 5 नहीं 50 सवालों के जवाब देने को तैयार है और हर सवाल पर बहस के लिए भी तैयार है, लेकिन इसके लिए आमने सामने बैठकर बहस करनी होगी। उन्होंने बीजेपी के इस कदम को झुंझलाहट भरा कदम बताते हुए कहा कि बीजेपी खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। पहले वे डिबेट से भागती है, फिर मैनिफेस्टो से भागी और अब बहस से भाग रही है। जिसे हिंदी में कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और वो भी मरी हुई। मैं भी सोच रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं क्या सवाल उठाने वाले हैं। बीजेपी वाले दोस्तों से इतना मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कुछ तो नया लेके आए ना। देखिए, न्यूज में कुछ तो न्यू होना चाहिए। इतने पुराने और बासे सवाल उठा के कैसे वो करेंगे। पर जब इस तरह के सवाल उठने शुरू हो जाएं, तो आप एक बात समझ लीजिए कि कहीं घबराहट है, कहीं चिंता है। अरुण जेटली को बजट से पहले लाया जा रहा है, दिल्ली का चार्ज दिया जा रहा है, कहीं घबराहट है। इतने मंत्रियों को लाया जा रहा है, कहीं पैनिक है। उन्होंने कहा कि ऐसे बचकाने सवालों का कोई फायदा नहीं है और ये सवाल आमने सामने बैठकर पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने तो आगे रहकर बीजेपी की सीएम कैंडिडेट किरण बेदी को दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर बैठकर चर्चा करने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने उसमें कोई रुचि ही नहीं दिखाई और अब बीजेपी नेता सवाल पूछ रहे हैं। केजरीवाल से बीजेपी ने कल 5 सवाल पूछे थे। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वे कांग्रेस से या बीजेपी से किसी भी हाल में समर्थन नहीं लेंगे। फिर उन्होंने कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार कैसे बनाई। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने सारे सिद्धांतों और आदर्शों को ताक पर रखकर ये फैसला कर लिया। केजरीवाल ने ऐलान किया था कि सत्ता में आने के बाद दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित के खिलाफ वे केस करेंगे। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास पूरे सबूत हैं, मगर सत्ता में आने के बाद उन्होंने ये वादा पूरा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं करप्शन के केस दर्ज किए गए? केजरीवाल ने 7 जून 2013 को हलफनामा दिया था कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, मगर चुने जाने के बाद उन्होंने सुरक्षा क्यों ली? न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि यूपी पुलिस ने भी उन्हें सुरक्षा दी थी। ऐसा क्या हो गया कि खुद को आम आदमी बताने वाले केजरीवाल को सुरक्षा की जरूरत पड़ गई? केजरीवाल सरकार बनने पर शपथ लेने के लिए मेट्रो और अपनी वैगनार पर सवाल होकर आए थे, मगर बाद में उनकी सरकार के मंत्री एसयूवी की मांग क्यों करने लगे? ऐसा क्या हो गया कि खुद को जनता के पैसे की कद्र करने वाले बताने वाले लोगों को महंगी गाड़ियों की जरूरत महसूस हो गई? केजरीवाल जी ने कहा था कि नेताओं द्वारा प्राइवेट जेट्स का इस्तेमाल करना गलत है। फिर उन्होंने गुजरात से आते वक्त एक प्राइवेट विमान का इस्तेमाल क्यों किया? आम आदमी की पार्टी का नेता चंदा लेने के लिए महंगी बिजनेस क्लास की सवारी क्यों करता है? उधर अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर हैरानी जताई कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो नहीं ला रही है। वहीं कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अजय माकन का कहना है कि कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो पेश कर चुकी है और उसका दूसरा पार्ट भी लाने वाली है, जबकि बीजेपी और आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने में जुटी हैं। बीजेपी अपना मैनिफेस्टो नहीं ला रही। आम आदमी पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो की जगह उन्होंने दिल्ली डायलॉग्स का कंपाइलेशन एक कर दिया है और इससे तो ये पूरा साबित हो रहा है कि पिछले चुनाव के टाइम पे जब ये मैनिफेस्टो लेकर के आए थे तो अब कोई भी वायदे ये पूरे नहीं कर पाए, तो जनता को जवाब देना दिक्कत हो गई है कि किस तरीके से बीजेपी जवाब ये देगी कि ब्लैक मनी 15-15 लाख खरीद के आ जाएंगे, किस तरीके से जनता को जवाब देंगे कि क्राइम रेट दिल्ली में कम करने का वायदा किया था उल्टे और बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी इसलिए लेकर के नहीं आई क्योंकि उन्होंने एफिडेविट में जो वायदे करे हुए थे वो वायदे भी पूरे नहीं हो पाए। मैनिफेस्टो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है चुनाव के दौरान, जिससे लोग कंपेयर करते हैं कि अगली बारी चुनाव के दौरान या पूरे 5 साल के दौरान कि क्या उस पार्टी ने मैनिफेस्टो में डिलीवर किया है या नहीं किया। और ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि दोनों की दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मैनिफेस्टो नहीं लेकर के आ रही है और कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो न केवल पार्ट 1 लेकर के आई है बल्कि उसका हम पार्ट 2 भी हम लेकर के आएंगे। कल हमने राइट टू शेल्टर का ड्राफ्ट बिल हमने अनवील किया है,
उसका भी हिस्सा हम लोग अपने पार्ट 2 मैनिफेस्टो में रखेंगे और कांग्रेस पार्टी अपने दोनों पार्ट्स मैनिफेस्टो का हम लेकर के आएंगे। वो हमारे लिए गाइडिंग स्पिरिट होगी आगे के लिए 5 साल हम कैसा काम करें। कांग्रेस ने बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर और आम आदमी पार्टी के दिल्ली डायलॉग पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये दोनों पार्टियां सिर्फ राजनीति कर रही हैं। इनका दिल्ली की जनता की परेशानियों की ओर कोई ध्यान नहीं है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल मित्तल साहब। अनिल जी, कहां तो आप 5 सवालों पर आम आदमी पार्टी को घेरने वाले थे और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये तो पुराने सवाल हैं। नहीं, पुराने सवाल हैं बट अनआंसर्ड हैं। पुराने सवाल होने से मतलब सवाल समाप्त हो जाता है क्या विषय? भारतीय जनता पार्टी ने घेरने के लिए नहीं किसी को, भारतीय जनता पार्टी ने केवल आईना दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी को कि भाई आप कहां थे, कहां खड़े हैं, कहां आप जाएंगे, इतना सा मुद्दा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना कि उन्होंने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बहुत ऐसे मुद्दे लाएंगे, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नहीं, मुद्दे तो उसके लिए लाएंगे ना जिसने कोई गवर्न किया हो, कोई गवर्नेंस उसकी हो, उसके विरोध में उसके कमियों को उजागर करने के लिए मुद्दा होता है। या हम क्या करने वाले हैं हम अपने विजन डॉक्यूमेंट में देंगे जी। विजन डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी अपना पेश करने वाली है जी जी। हमने किन मुद्दों पे आगे चुनाव लड़ा है, किन मुद्दों पे जनता को विश्वास में लिया है जी, किन मुद्दों के आधार पे भारतीय जनता पार्टी आगे अपनी गवर्नेंस में दिखाने वाली है, किन मुद्दों को, ये हम अपने विजन डॉक्यूमेंट में लाएंगे। चलिए मित्तल जी, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या यही 5 सवाल होंगे या फिर हर रोज एक नए 5 सवाल होंगे? नहीं, वो नीति पार्टी की समय पर चुनाव की एक रणनीति के हिसाब से तय होती है। इसको मैं आज कोई श्योर शॉट नहीं कह सकता हूँ। नहीं, ये तो बता सकते हैं कि नए सवाल होंगे या फिर यही 5 सवाल होंगे। मैंने ललित भाई कल भी आपको शाम को प्राइम डिबेट में कहा था, प्राइम टाइम में कहा था जी कि बहुत लंबी लिस्ट है सवालों की जी, लेकिन जी। हमें अपना समय उस पर लगाना है या जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक अच्छा सफल। चलिए, आपके पास सवालों की लिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया मित्तल साहब इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता परिवार का सपना फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को बिहार का सीएम दावेदार घोषित करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि जनता परिवार गठन पर लालू का कहना है कि किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हालातों को देखते हुए लगता है कि बिहार में पेंच फंस सकता है। जनता परिवार पार्टियों के विलय की संभावना पर लालू प्रसाद यादव ने फिलहाल पानी फेर दिया लगता है। नीतीश कुमार को बिहार का चेहरा प्रोजेक्ट करने पर लालू सहमत होते नहीं दिख रहे हैं। नीतीश कुमार 15 फरवरी से जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ बूथ लेवल पर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ लालू ने कहा है कि वे अपनी छोटी बेटी राजलक्ष्मी की शादी के बाद मार्च से बिहार में अकेले ही कैंपेन की शुरुआत करेंगे। राजलक्ष्मी की शादी मैनपुरी के सांसद तेज प्रताप यादव से होने वाली है। हालांकि मुलायम सिंह यादव जनता पार्टियों के विलय पर आमी भरते हुए पार्टी के नए नाम समाजवादी जनता दल पर सहमत हो गए थे। समस्या बिहार में आ रही है, जहां इस साल के आखिरी में चुनाव है। अब लालू बिहार में जेडीयू को आश्वस्त करने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वे सीएम प्रत्याशी होंगे। आरजेडी नेताओं का कहना है कि नीतीश को सीएम कैंडिडेट बनाने पर यादव वोट को लेकर जबरदस्त शंका है। पार्टी चुनाव के बाद सीएम चुनने के पक्ष में है। नीतीश ने भले ही विकास के मोर्चे पर बिहार में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन वे यादव मतदाताओं के बीच स्वीकार नहीं किए जा सकते। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने लालू से गुरुवार को मुलाकात कर नीतीश कुमार पर उभरे मतभेद को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने लालू से कहा कि बजट सेशन से पहले विलय हो जाना चाहिए ताकि वे संसद में मोदी सरकार को किसानों और ब्लैक मनी पर एकजुट होकर घेर सकें। मुलायम सिंह की पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर शुरू में आशंकित थे, लेकिन इस बार बाद में बात बन गई थी कि समाजवादी पार्टी की साइकिल को ही विलय के बाद चुनाव चिन्ह बनाया जाएगा। इसके साथ विलय के बाद नई पार्टी के नाम का पहला शब्द भी समाजवादी ही होगा। नई पार्टी का नाम समाजवादी जनता दल रखने पर सहमति बन गई थी। ज्यादातर लोग पार्टी नेतृत्व पर भी सहमत हो गए थे। मुलायम सिंह को पार्टी चीफ, नीतीश कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लालू को कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन और शरद यादव को राज्यसभा में पार्टी नेता पर सहमति बन गई थी। जेडीयू सूत्रों का कहना है कि इस फॉर्मूले पर सहमति बन गई थी, लेकिन बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच मामला फंस रहा है। बिहार में विलय के मोर्चे पर लालू और नीतीश के बीच ईगो क्लैश की स्थिति है।
हालांकि जेडीयू के राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने कहा है कि विलय पर मुलायम सिंह आखिरी मोहर लगा देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ देर हो रही है, लेकिन बिहार में बीजेपी का मुकाबला जनता परिवार एक होकर करेगा। जापानी पीएम शिंजो आबे ने आईएस के बारे में बोलते हुए कहा है कि जापान आईएस के मैसेज की जांच में जुटा हुआ है और अभी ये पता लगाया जा रहा है कि ये सच है या फिर नहीं। और जैसे ही इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिलती है, वैसे ही जापानी नागरिकों की रिहाई के लिए प्रयास शुरू कर दिए जाएंगे। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि जापान इस्लामिक स्टेट के नए मैसेज की असलियत का पता लगाने में जुटा है। नए मैसेज में कैद किए गए जिहादी को नहीं छोड़ने पर जापान और जॉर्डन के बंधक को मारने की धमकी दी गई है। आबे ने संसद के सत्र के दौरान कहा कि हमें नए मैसेज की जानकारी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम मैसेज की असलियत का पता लगाने में जुटे हैं और जल्द से जल्द जापानी नागरिक की सुरक्षित रिहाई के लिए हम अपना बेस्ट देंगे। इस्लामिक स्टेट द्वारा बंधक बनाए गए जापानी पत्रकार केंजी गोटो को आजाद कराने में मदद के लिए जापान अम्मान से अनुरोध कर रहा है। नया मैसेज जापान के समयानुसार गुरुवार सुबह पोस्ट किया गया है, जिसमें आतंकवादी अम्मान से शाम तक महिला जिहादी साजिदा अल रिश्वी की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जो 2006 में अम्मान में तिहरा विस्फोट मामले में मौत की सजा का सामना कर रही है। इस धमाके में 60 लोग मारे गए थे। नए संदेश में साफ तौर पर गोटो की आवाज का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जॉर्डन को गोटो की जिंदगी के बदले साजिदा को रिहा करने या जॉर्डन के पायलट माज अल कस्सास बह को मारने के बारे में कहा जा रहा है, जो आतंकियों के फिलहाल कब्जे में है।